हेलो फ्रेंड्स। मैं विकास गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद मोटिवेशन में। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने मेरी पहली और पिछली वीडियो पे इतना ज़्यादा मेरे को सपोर्ट किया, लाइक किया, शेयर किया। और मुझे आशा ही नहीं, लगभग पूरा विश्वास ही मान लो कि मुझे पूरा विश्वास ये है कि आप लोग इस वाली वीडियो पे भी और आगे सभी वीडियो पे मेरा इसी तरह साथ निभाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि डिस्प्ले पे आप देख ही रहे हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम विज्ञान का एक प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। वैसे तो मैंने इसमें सिर्फ बेसिक ही क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि मेरे को नहीं पता है कि आपका लेवल कहाँ से है और मैं कहाँ से करा रहा हूँ। इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि जो भी शुरुआत हो रही है वो शुरू से ही करते हैं। ठीक है, तो अब आप अपना इसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपके सामने, किस कारण से मनुष्य के शरीर में स्टोन कैंसर होता है, बताइए। अम्ल वर्षा के कारण, जीवनिक प्रक्रिया के कारण, विश्वव्यापी तापन के कारण और रेडियोधर्मिता के कारण। ठीक है, तो सबने बता ही दिया होगा। आपके शरीर में जो कैंसर होता है वो अम्ल वर्षा के कारण होता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फास्फोरस का सबसे अधिक अभिक्रियाशील रूप कौन सा होता है, बताइए। लाल फास्फोरस, सफ़ेद या पीला फास्फोरस, काला फास्फोरस या बैंगनी फास्फोरस। तो सही उत्तर है आपका पीला या सफ़ेद फास्फोरस। अब होता कैसा है, अब मैं सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ याद रखने के लिए। देखिए, अगर हम काले में कुछ भी मिलाएंगे तो उसमें कोई कलर चेंज होगा नहीं होगा। लाल में मिलाएंगे तो भी नहीं होगा, और बैंगनी में मिलाते हैं तो भी मतलब होते हैं जो थोड़े थोड़े होंगे। पर पीला या सफ़ेद ऐसा है कि इसमें हम थोड़ा सा कोई भी कलर मिलाएंगे तो वो उसमें होने लगेगा चेंज। इसलिए सबसे ज़्यादा क्या पूछा है, अभिक्रियाशील, तो अभिक्रिया कर रहा है ना ये, बस ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, पीला या सफ़ेद फास्फोरस। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पक्षियों की हड्डियों का पाउडर उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, मतलब पक्षियों की जो हड्डियां हैं उनका जो हड्डियों का जो पाउडर बनाया जाता है वो उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्यों? तो क्योंकि उनकी हड्डियों में नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, सोडियम होता है या पोटेशियम होता है। तो सही आंसर आप लोगों ने बता ही दिया होगा, फास्फोरस होता है उनकी हड्डियों में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर वायु प्रदूषक नहीं है, बताइए। कौन सा नहीं है वायु प्रदूषक? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन। तो जो है आमतौर पर जो वायु प्रदूषक नहीं माना जाता वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं माना जाता। अब आप सभी लोग बोलेंगे कि सर माना जाता है, पर मैं आपको बता दूं कि आमतौर पर है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को वायु प्रदूषक में नहीं गिना जाता। ठीक है, वैसे प्रदूषण करता है पर कार्बन डाइऑक्साइड को वायु प्रदूषण पर नहीं गिना जाता इतना ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध को दही के रूप में खट्टा करना किसका एक उदाहरण है, बताइए। साबुनीकरण का, तो दूध में साबुन मिलाएंगे नहीं, तो ये तो पहले ही ख़त्म। पियोन का, किण्वन का और एस्टीकरण का। तो सही आंसर आप लोगों ने बता ही दिया होगा, किण्वन का। ठीक है, अब कैसे याद रखना है, सीधी सी बात है, दही बनेगा, दही को कुछ दिन और रखे रहेंगे, उसमें क्या बढ़ जाएंगे, कीड़े, तो क्या, किण्वन, ख़त्म बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, बताइए। बताइए, ज्वर रोधी, पीड़ाहारी, पूर्तिरोधी या संज्ञाकारी। आयोडोफॉर्म का नाम प्रयोग, ठीक है, तो आप सबने बता दिया होगा पूर्तिरोधी के रूप में। अब याद कैसे कर लेंगे, आयोडोफॉर्म, नमक तो सुना होगा, टाटा नमक, देश का नमक, उसमें क्या होता है सबसे ज़्यादा, आयोडीन। अब नमक हम क्यों मिलाते हैं खाने में, क्योंकि खाने की जो पूर्ति है, नमक की कमी है, उसको पूरा करने के लिए। तो ऐसे ही आयोडोफॉर्म उसका भैया है आयोडीन का। ठीक है, याद रखना है, आयोडोफॉर्म का भैया है वो, आयोडीन का भैया कौन है, आयोडोफॉर्म, और ये भी क्या काम करेगा, पूर्तिरोधी का। सिंपल सी बात है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। फलों के रस को सुरक्षित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम बेंजोएट। बताइए। तो देखिए, फार्मिक अम्ल तो चींटियों में होता है, ये तो होगा नहीं। सल्फ्यूरिक अम्ल होगा ही नहीं, और तो आपका सही आंसर क्या होगा? सोडियम बेंजोएट। एसिटिक अम्ल तो आपका इमलियों में होता है, ठीक है, तो ये तो और ही नहीं होगा। तो क्या करें, फलों को रस को सुरक्षित करने के लिए सोडियम बेंजोएट का आप यूज़ करेंगे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण द्वारा होता है? ठीक है, बताइए। इथिलीन के द्वारा होता है, बेंजीन के द्वारा होता है, और टेट्राफ्लोरो इथिलीन के द्वारा होता है, और एसिटिलीन के द्वारा होता है। बताइए। तो टेफ्लॉन नामक जो प्लास्टिक होती है आपकी, उसका निर्माण आपका होता है बेंजीन के द्वारा। याद रखना, टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किससे होता है? बेंजीन से होता है, ठीक है। बढ़ते हैं और आगे। वनस्पति की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। बताइए। वनस्पतियों की शाखाएं ये तो पढ़ी होंगी ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। फाइकोलॉजी। वनस्पतियों की शाखा का जो अध्ययन होता है ना, उसमें क्या होता है? फाइकोलॉजी का अध्ययन होता है, ठीक है। तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? बताइए। कवक विकृति, जीवाणु विकृति, जल पिस्सू और शैवाल प्रकृति। जीवाणु प्रकृति, ठीक है, याद रखना है, ये तो कर लीजिए या फिर समझ लीजिए। जीवाणु प्रकृति। अब आप ये मत बोलना कि सर आप धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, तो धीरे धीरे नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ कि आप अपना आंसर भी देख सकें, ठीक है, नहीं तो मैं जल्दी जल्दी भी करा सकता हूँ। सिरोमिस बीमारी शरीर के किस अंगों को प्रभावित करती है? बताइए। ये जो बीमारी है सिरोमिस, ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करेगी? तो ये करेगी आपके यकृत को प्रभावित, ठीक है। सिरोमिस बीमारी क्या को प्रभावित कर रही है? यकृत को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला पदार्थ। बताइए। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर सबसे पाया जाने वाला पदार्थ पूछा है, याद रखना, नहीं तो अब यार ऑक्सीजन लगाई तो जाते से ही कि सर ऑक्सीजन ही है। नहीं, ऑक्सीजन नहीं है, लो पहले ही हटा दे रहा हूँ। अब बताइए। ठीक है, सही है, एल्युमिनियम, ठीक है। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है आपका? एल्युमिनियम, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? बताइए। ऑक्सीजन, प्रोपेन, एसीटोन और एसिटिलीन। तो सबने सही बताया, फलों को पकाने के लिए आप एसिटिलीन का उपयोग करते हैं, ठीक है। सोलर सेल बनाने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? सोलर सेल समझ गए ना, रोडों पे लग रही है स्ट्रीट लाइट अपनी, उनमें भी सोलर सेल ही बनाए जाते हैं, जो ऊपर पट्टी सी लगी रहती है, प्लेट टाइप की, इस टाइप की पट्टी लगी रहती है, वही। तो वो आपकी क्या की बनी होती है? सिलिकॉन की। सोलर सेल बनाने के किस तत्व का प्रयोग किया जा रहा है? सिलिकॉन का, ठीक है। 18 कैरेट सोने की मात्रा कितनी होती है? सोनास, बताइए बताइए। 100% कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। उसमें होता है आपका 75% 18 कैरेट में। और एक्चुअल में जो अपन 24 कैरेट बोलते हैं ना, वो इसलिए इस 24 कैरेट का नहीं बनाया जाता, क्योंकि अगर वो टोटली 24 कैरेट का बना देंगे ना, तो उसकी जो कठोरपन है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसलिए उसमें है ना 75% सोना और 25% अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं, जिससे कि वो उसमें थोड़ी हार्डनेस बचे, ठीक है। नेत्रदान प्रक्रिया में कौन सा भाग दान किया जाता है? एसएससी और भी एनटीपीसी, रेलवे, जो भी एग्ज़ाम हो, सबका फेवरेट क्वेश्चन है, बता दे। अब तो सबको याद ही होगा, ये तो कॉर्निया दान किया जाता है नेत्रदान में, ठीक है। ये नहीं कि तुम्हारी आंख निकाल के पूरी लगा देंगे, ठीक। किसे संचयन के धावकों की किसके कारण, मतलब यहाँ किसके कारण होगा, किसके कारण
संचयन के धावकों, जो मतलब जो धावक होते हैं ना, उनकी मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है। जो जिम वाले होते हैं ना, उनकी भी मतलब बॉडी में थोड़ी देर बाद दुखने लगता है। क्यों, क्या होता है ऐसा? लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जमा होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, और इनमें से कोई नहीं। तो लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। ठीक है। कोबाल्ट कौन से विटामिन के रूप में एक संघ के रूप में होता है? कौन से विटामिन में एक संघ के रूप में होता है कोबाल्ट? बताइए। विटामिन ए में, विटामिन सी में, विटामिन B12 में, विटामिन डी में? बिल्कुल सही आंसर विटामिन B12 में। चलिए, अम्लराज हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात होता है। अम्लराज में क्या बोल रहा है कि अम्लराज में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात कितना होता है? बताइए। ठीक है, पहले से 2 क्वेश्चन बनना है। अम्लराज में क्या क्या होता है? एक तो आपका होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक और क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, ये दोनों हो गए। अब इनका जो अनुपात कितना होता है, वो होता है आपका 3:1। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? सी। चलिए, क्लोरोफिल में उपस्थित धातु तत्व होता है। क्लोरोफिल में कौन सा धातु होता है? बताइए। बिल्कुल सही आंसर, सबने सही बताया है, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में जो आपकी धातु होती है वो मैग्नीशियम होती है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, चलिए, तो फिर फिलहाल आज के लिए इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट टाइम सोच क्वेश्चन और ज़्यादा ही करके लाऊंगा। बस आप लोग क्या करना है, सबको याद ही है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।